A very good morning to all of you. You all are welcome to Study IQ and I am Dr. Ranjita. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मोशन। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेरी है अबाउट योर प्रिपरेशन तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। दिस इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल और इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनसे जुड़े हुए पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7 और 8 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को भी देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक करें। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हमने बात किया, हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि हम मोशन से जुड़े हुए इस चैप्टर को हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 7, 8 में भी हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, बट अब क्योंकि ये क्लास 9 है तो इस क्लास में हम लोग कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, मोशन क्या होता है? गति। तो अगर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं तो हम दो चीज़ों की बात करेंगे। अगर हम बोलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर वो चल रहा है, तो हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो हम किसी चीज़ को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, किसके कंपैरिजन में आपको वो चलता हुआ प्रतीत होता है, किसके कंपैरिजन में आप बात कर रहे हैं। दूसरा एक रेफरेंस फ्रेम लेंगे कि भाई उस पर्टिकुलर फ्रेम में अगर आप उसे देखेंगे तो वो आपको चलता हुआ महसूस होगा। अगर आप किसी और फ्रेम से देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो ऑब्जेक्ट आपको रुका हुआ दिखाई दे। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अर्थ मूव कर रही है, लेकिन अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए आप किसी भी एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो कि अपनी जगह पर स्थिर बैठा हुआ है, तो आप कहेंगे कि भाई वो जो है वो पर्सन, आप किस कॉन्टैक्ट में बात करेंगे? आप सामने बैठ के उसको देख रहे हैं तो आपके केस में वो आपको स्टिल दिखाई देगा। बट अगर आप किसी और प्लैनेट से बैठ के उस इंसान को देखते हैं, फ्रेम अगर आपने चेंज कर लिया, तो क्योंकि हमारा पूरा प्लैनेट मूवमेंट में है तो वो पर्सन भी मूवमेंट में है, बिकॉज अर्थ इज इन मूवमेंट। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो बात जब भी हम मोशन की करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक हमें रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखना होता है और दूसरा हमें एक रेफरेंस फ्रेम जिसमें हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है। हम एक रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे, या ऑरिजिन जिसको हम बोलते हैं। जो ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जर्वर के लिए स्टेशनरी हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मूवमेंट में हो सकता है, जो हमने अपने एग्जाम्पल में लेके बात किया। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वो जो कि इसी अर्थ पे, अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई पैसेंजर है जो बस के अंदर है, इनसाइड द बस सीज अदर पैसेंजर, तो वो उसके लिए क्या है? रेस्ट पर है, क्योंकि वो बस की सीट पे बैठा हुआ होगा। लेकिन अगर कोई और दूसरा इंसान जो बस से बाहर है, साइड बाय पैसेंजर एक और खड़ा हुआ है, दूसरी बस का वेट कर रहा है, तो जो अंदर वाली बस के अंदर दूसरी बस में जो बंदा बैठा हुआ होगा वो मूवमेंट में होगा उस पर्सन के लिए जो कि बाहर खड़ा हुआ है। तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपनी ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन हम ले रहे हैं, साइंस में हम क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं कि हमने इस ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, किसी में भी, बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कुछ भी होता है साइंस में, तो हम हमेशा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हम हमेशा बताते हैं कि ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस सिचुएशन ये वाला एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, हम उसको ईजी करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए कॉमन रेफरेंस पॉइंट्स को लेते हैं और फ्रेम्स जो होते हैं हमें नीड होते हैं। ठीक है, तो उनका जो जितने भी ऑब्जेक्ट को हम उस टाइम पर रेफरेंस में ले रहे हैं वो सब एक फ्रेम में होने चाहिए। मतलब हम उनको एक ही फ्रेम में से देख रहे हैं, वो उसी फ्रेम के अंदर, उसी फ्रेम का पार्ट है, तो ही हमारा वो ऑब्जर्वेशन जो होगा वो वैलिड होगा, कन्वीनियंट होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो अब मोशन तो आपको पता है, हमने छोटी क्लासेस में बात की है कि एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन किसी भी तरीके से हो सकता है, सर्क्यूलेटरी मोशन, लीनियर मोशन, ये सब की हमने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये टॉपिक भी हमने पहले पढ़ा था, बट इसको फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ जो है, जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट कवर करता है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब एक ही ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से घूमा, इधर घूम के गया, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, तो ये जो पूरा पाथ है उसको हम, उसकी लेंथ को हम मेजर कर लेंगे।
ए पॉइंट से गया ये बी पॉइंट तक, ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पूरा क्रॉस करेंगे, वो घूम घूम के आया है, तो वो हो गया डिस्टेंस। इसके अंदर डायरेक्शन की बात हम नहीं करते, नो डायरेक्शन। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे। हो सकता है ये सिर्फ 10 मीटर हो और ये घुमा घुमा के हो सकता है 25 मीटर क्रॉस करके आया हो। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही फ़र्क होता है। डिस्प्लेसमेंट में हम बात करेंगे हमेशा डायरेक्शन की। डायरेक्शन मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पोजीशन। तो उसके अंदर मैग्नीट्यूड तो होगा ही, डायरेक्शन भी होगी। दो चीज़ों की बात होगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के अंदर आपको अच्छी तरीके से फ़र्क समझ में आ गया होगा। बेसिक्स है ये, इस चैप्टर का बहुत बेसिक्स है। आगे हम और भी ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जिसमें हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ों की हम बात करेंगे। मैग्नीट्यूड भी होगा उसमें और डायरेक्शन भी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। ये अब आप बात समझने की कोशिश करिए। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। मान लीजिए हमने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, आप इधर से घूमे आपको कॉलेज जाना है, घूम घुमा के शाम को आप वापस यहीं आ गए। तो अगर आपका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वापस इधर आके ज़ीरो हो गया। लेकिन अगर आप अपनी बाइक को दौड़ाया, कार को घुमाया, तो हो सकता है वो पूरे दिन में आपने उसको 100 किलोमीटर घुमा दिया हो, तो आपका जो डिस्टेंस था वो 100 किलोमीटर हो गया, बट आपका डिस्प्लेसमेंट अगर शाम को हम देखते हैं रेफरेंस पॉइंट पे सेम फ्रेम में, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्टेंस का कंपैरिजन किया है। शॉर्टेस्ट है, ये टोटल लेंथ होती है। इसमें डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में मैटर करती है, इसके अंदर नो डायरेक्शन सेंस। ठीक है, इसमें दिखाया गया, ये देखिए 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 मीटर टू द राइट, डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 मीटर, 5 मीटर प्लस 3 मीटर। एक ही ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना होगा, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, ये भी क्रॉस कवर होगा, ये भी कवर होगा। तो इसमें कुछ बेसिक से बहुत सवाल हमने NCERT में ही दिए गए होते हैं वो, कि ऐसा इसमें दिया जाता है। ये UPSC भी पूछता है अपने CSET में। यहाँ से एक A ने स्टार्ट किया, नॉर्थ साइड पे गया 10 किलोमीटर, फिर उसने अपनी ले ली डायरेक्शन ईस्ट, फिर वो ईस्ट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, वो इतना चला, फिर उसने वेस्ट की तरफ, वो साउथ की तरफ आ गया, फिर इधर हो गया। तो आपसे पूछ लेगा कि भाई ए से जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच में डिस्टेंस था, तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। फिर आप देख लेंगे कि लीनियर डायग्राम बन रहा है या वो परपेंडिकुलर बन रहा है। अगर लीनियर बन रहा है तो आप लीनियर डिस्टेंस तो आसानी से निकाल लेंगे इधर से इधर तक। अगर मान लीजिए वो वापस यहाँ पहुँच गया, बट अगर वो एक मतलब अगर वो लीनियर नहीं है, वो एक हाइपोटेन्यूज बन गया, उसमें एच आ गया, तो उसके अंदर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इसका डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, इसका डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो इसका डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। तो ये CSET में कई बार सवाल पूछा जाता है, विच इज़ वेरी इजी क्वेश्चन टू टैकल। व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या है? टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड ऑफ डायरेक्शन। तो कोई डायरेक्शन सेंस उसमें नहीं होगा जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो हम डिस्टेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी दूर तक एक ऑब्जेक्ट जो है वो कवर करता है, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक, वो कितनी दूर तक चल रहा है ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? D1 D2। उसमें डायरेक्शन क्योंकि नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब आएगा तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हो सकता है एट एंड ऑफ द रेफरेंस, जो हम रेफरेंस टाइम ले रहे हैं, फ्रेम ले रहे हैं, एट एंड ऑफ दैट उसका चेंज इन पोजीशन ज़ीरो हो। ज़ीरो भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है? नो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगा? आप इस पोजीशन पे थे तो हम ये कहेंगे कि हम A पोजीशन पे थे, तो अब हम B-A पोजीशन पे पहुंच गए। नो, ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट को हम ज़ीरो नहीं कहेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव में नहीं बात करेंगे, बट हाँ जो ज़ीरो हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रेफरेंस पॉइंट से अलग होगा ही ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है चेंज इन पोजीशन होता है एक ऑब्जेक्ट की। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। अब बार बार एक वर्ड यूज़ होगा, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल जो अमाउंट कह सकते हैं, उसका एक्चुअल, जैसे अगर वेट के केस में, अमाउंट के केस में, लेंथ के केस में है ना, लेंथ होगा। लेकिन वेक्टर कौन सी क्वांटिटीज़ होती है? जिसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन भी होगी,
जिसमें डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस आपको पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का आपको मतलब पता चल गया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। भाई इतनी लेंथ है और उसमें डायरेक्शन भी बताई जाएगी, साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ, फर्स्ट पोजीशन से, पोजीशन नंबर 1 से, उसमें से हम बताएंगे। अगर मान लीजिए नेगेटिव में क्यों नहीं बता रही, ए पोजीशन से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ गए होगे, यहाँ गए होगे, यहाँ गए होगे, यहाँ गए, फाइनल पोजीशन आपकी या तो यहीं ए पे आ जाएगी या यहाँ होगी। उसका मतलब ये थोड़ी नेगेटिव थोड़ा ना बोल सकते हो आप उसको, कोई ना कोई डायरेक्शन में ए पोजीशन से आपका जो है दूरी जो होगी, पोजीशन चेंज हुई होगी, ठीक है, या 0 होगा। एग्जाम्पल क्या है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक है तो ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन चेंज होती है, ये सब आप जानते हो। फिर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको कोशिश भी की थी समझाने की। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है साइज या एक्सटेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, एक्सटेंट साइज, वो मैग्नीट्यूड होता है। फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं, वी हैव स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, जिसकी मैं बात आपको बता रही हूँ। स्केलर क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं। स्केलर क्वांटिटी ओनली एक्सप्रेस एज मैग्नीट्यूड, जिससे क्या होगा, टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एरिया इतना, वॉल्यूम इतना, कुछ भी हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होंगी उसके अंदर क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे वेलोसिटी, मतलब किस तरफ वो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मूवमेंट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब क्या क्वांटिटीज़ है, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो है, साथ में डायरेक्शन भी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइम एंड स्पीड। ओके, देखो ये चैप्टर जो है ना, अब हम क्लास 9 क्योंकि शुरू हो गई है, आपने नोटिस भी किया होगा, क्लास 9 जो है वो एक हमारी बहुत ही फॉर्मेटिव क्लास होती है, जिसमें कि हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब इन केस ऑफ किड्स, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी एक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें अपने अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेना होता है, तो उसकी फॉर्मेटिव क्लास है। तो इसके अंदर जो साइंस की जो अगर एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं, आपको किसी भी सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, हिस्ट्री पढ़ो आप, पॉलिटी पढ़ो, तो उसमें आपकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जो भी आप अपने डिग्री में पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका फॉर्मेशन, उसका बेस बनना शुरू हो गया। तो ये जो है बहुत बेसिक क्लास है, इसमें आपको बताया जाएगा टाइम, स्पीड, इसलिए इसमें थोड़े से एडवांस कंसेप्ट होंगे साइंस के। बट अगर आप इसको समझ पाते हैं तो आपके जितने भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनी एग्जाम, 1 डे एग्जाम और यूपीएससी तो है ही, साथ में स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम जो है, आप उसके लिए जो साइंस का पार्ट जो है वो आपका बहुत ही अच्छे से कवर होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं टाइम एंड स्पीड की। तो टाइम और स्पीड क्या होता है, टाइम जो होता है, टाइम किसको बोलेंगे, ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट दैट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स। किसी भी उसमें एक्सप्रेस कर सकते हो, सेकेंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, वीक्स में, मंथ्स में, है ना। तो टाइम क्या है, ड्यूरेशन, जिसके ड्यूरेशन का एक्सटेंट है, मतलब इतनी ड्यूरेशन तक वो हो रही है इवेंट। तो जो फिजिकल फिनोमिनाज जो होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जो भी मोस्ट फिजिकल फिनोमिना अकर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ भी ऐसा हो रहा है, मतलब हम किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, ट्रेन चल रही है, जो भी चीज़ हम बात करते हैं इन रिस्पेक्ट टू टाइम हम बात करते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। भाई एक डिस्टेंस हमने कवर कर रहे हैं तो किस स्पीड से जा रहे हैं, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, किस में। अगर एक बॉडी कोई डिस्टेंस कवर करती है एक टाइम में, तो उसकी स्पीड को हम कैसे बताते हैं, तो स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड क्या होती है हमारी, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कैसे निकालोगे आप, मान लीजिए डिस्टेंस आपने कवर किया 1 किलोमीटर, टाइम आपने लिया 1 घंटा, तो क्या स्पीड हो गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप चल रहे हैं। 1 किलोमीटर पर आवर इज़ योर स्पीड। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत बेसिक बात पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में है इसलिए तो हम हर एक बेसिक बात पढ़ेंगे, और जैसे जैसे आगे जाएंगे हम एडवांस बातों पे भी शिफ्ट हो जाएंगे, एडवांस क्वेश्चंस पे भी। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होगी, देखो एवरेजिंग हो रही है, एवरेजिंग में हम हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट को मिनिमाइज कर देते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको
मिनिमाइज कर देते हैं और उसके बीच का लेके आते हैं। एवरेज जो होती है, देखो एवरेज के बारे में हमेशा कहा जाता है कि एवरेज कभी भी आपको रियल चीज़ पिक्चर नहीं बताती। क्यों? अगर आपने बोला कि एक ट्रेन जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो क्या वो ट्रेन हमेशा 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है? नहीं, कभी वो चलेगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कभी चल रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसकी एवरेजिंग हमने निकाली है, तब उसकी 50 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेजिंग आई है। तो मतलब ऐसा हार्डली पॉसिबल होगा कि किसी वक्त में वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को से चल रही हो। चल भी सकती है बीच बीच में कुछ मिनट्स के लिए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम एवरेज क्या होती है? एवरेज कभी भी एक्चुअल वो बताती नहीं है। एवरेज क्या करती है? मिनिमम और मैक्सिमम जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन दोनों का एवरेज होता है, वो उनके बीच का कुछ बात बताती है। तो ये आपको समझना चाहिए। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना भी डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए आप दिल्ली से जा रहे हैं आगरा, ओके, तो जितना भी डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, जितना भी है, चलो मान लेते हैं हम 200 किलोमीटर है, 250, ओके व्हाटएवर, 250 किलोमीटर डिस्टेंस है, और कितनी देर में हमने कवर किया? मान लीजिए हम जो है गाड़ी लेके निकले हुए हैं, हम तो घूमते घुमाते गए हैं, 5 घंटे में हमने कवर किया। हो तो सकता था 2 घंटे में भी, 5 घंटे में हमने कवर किया, तो कितनी आ जाएगी स्पीड? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ जाएगी, है ना? वो एवरेज स्पीड होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा, हमने क्या हुआ होगा, गाड़ी को दौड़ाया होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, कभी कभी 90-100 पे भी पहुँचा दिया होगा, लेकिन कुछ ऐसा टाइम भी आया होगा कि हम किसी रेस्टोरेंट में बैठ गए और वहाँ पे 1 घंटे तक बैठे रहे। तो क्या है एवरेजिंग? कैसे होती है? एवरेजिंग होती है टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये बात थी हमारी, किस चीज़ की बात की हमने बात की स्पीड की, टाइम की और डिस्टेंस की बात की, ठीक है। एवरेज स्पीड हमने निकाली। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या फ़र्क होता है। व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अभी आगरा से दिल्ली से हम आगरा की बात कर रहे थे, तो हमने निकाल ली थी अपनी एवरेज स्पीड। कितनी निकाली थी हमने निकाली थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने एवरेज स्पीड निकाली थी। तो यूनिफॉर्म मोशन कब बोला जाएगा? जब हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आपने देखा होगा कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी को अपने एक साइड में लगा के एक स्पीड फिक्स करके उसी पे चलते रहते हैं, कोई जिंदा कितना भी हॉर्न दे। तो मान लीजिए अगर हमने अपनी कार की स्पीड भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा सेट कर दी है, हम उसी पे चलाएंगे, हमने ठान लिया है, उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे, उसके नीचे भी नहीं जाएंगे, बस कोने में चलते रहेंगे उसी स्पीड पर, तो क्या होगा? वो यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, 5 घंटे तक चलेंगे, 250 किलोमीटर कवर हो जाएंगे। तो वो एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन जब ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे क्या कह देंगे? हम उसे कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ठीक है। मोशन जो है इज डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट along that line and it covers equal distance in equal interval of time irrespective of the duration of the time। क्या बोल रहा है ये? हम अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, हम उसे मानते हैं, और उसकी जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होगी वेलोसिटी, और उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी इक्वल है और इक्वल टाइम इंटरवल में ही कवर कर रहा है। 1 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 1 घंटे में, और स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इधर से दिल्ली है इधर से आगरा है, तो इसी लाइन में जाता जा रहा है, तो हम उसे मानेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, देखो भाई सवाल कहाँ से आएगा, ये तो हम समझ रहे हैं क्योंकि हमें बेसिक से पढ़ना है। ABCD समझेंगे तब तो कहीं जाके हम ऐसे लिखना शुरू करेंगे, तभी तो हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे जब कहीं हमें ABCD आती होगी। तो हम ये ABCD पढ़ रहे हैं, ये जब आप समझ लोगे तब तो कहीं जाके ये ग्राफ रीड करना शुरू करोगे आप। ये ग्राफ रीड तो तभी करोगे जब आपको इसका बेसिस पता है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कैसे है? इस साइड पे हमने प्लॉट कर दिया जी डिस्टेंस, इस साइड पे प्लॉट कर दिया हमने टाइम। तो अब ये दिखा रहा है स्ट्रेट लाइन में कब आएगा? जब 1 घंटे में कितना हमने ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर मान लो, मीटर मान लो, मीटर में है तो मीटर है ये, 10 मीटर कितने? 1 मिनट में। 1 मिनट में हमने किया 10 मीटर, 2 मिनट में हमने किया 20 मीटर, 3 मिनट में हमने किया 30 मीटर। तो यहाँ पे 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, तो हम इसको मिलाएंगे तो क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन।
तो स्ट्रेट लाइन अगर बन रही है तो इसका मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो अगर आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखेंगे तो वो स्ट्रेट आएगा। आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं समझा रही हूँ, बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ साइंस। तो हम साइंस के जब बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इस ग्राफ को कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं है कि अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो हमेशा रट रहे हैं आप कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। नो, नो रट्टाफिकेशन। आपको साइंस में समझना है। जब आप खुद प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीज़ें खुद ही रट जाएंगी आपको। तो स्ट्रेट लाइन अगर आ गई तो इसका मतलब क्या है, रीड कैसे करते हैं। स्ट्रेट लाइन अगर आ रही है आपके ग्राफ पे तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब आप देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के। जैसे अभी हमने आगरा दिल्ली की बात की, उसी तरह से स्पीड अगर कार की है, स्पीड ऑफ द कार इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स क्या है, कार कवर्स 10 मीटर इन 1 सेकेंड। वही मैंने बात की थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर दी थी मैंने। जिसका मतलब क्या था, हमारी कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। अगर कर रही है तो किसी ऐसे इंसान की कार, उसने सोचा कि मैं तो बिल्कुल ब्रेक नहीं लूँगा, 5 घंटे तक लगातार चलूँगा, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो उसमें क्या है, स्पीड जो है वो एक कांस्टेंट हो गई है। एवरी सेकेंड, एवरी आवर, एवरी मिनट के लिए स्पीड कांस्टेंट हो गई है। ये तो बात थी कार के केस में, जो कि पॉसिबल हो नहीं पाता। लेकिन अगर आप देखेंगे ब्लेड्स ऑफ सीलिंग फैन, आपका घर में पंखा चलता है तो वो आपने उसकी स्पीड सेट कर दी, कोई भी एक 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, जो भी स्पीड आप सेट करेंगे उसमें वो उतना ही चक्कर काटेगा। तो उसका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। अब कोई बंदा यहाँ पे सोचेगा कि ये तो मैडम सर्क्यूलेटरी मोशन है, तो सर्क्यूलेटरी तो है ही भाई, सर्कल में तो घूम ही रहा है, बट वो यूनिफॉर्म मोशन भी है साथ में। अर्थ जो घूम रही है 24 घंटे में पूरा घूम जाती है, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। अपने एक्सिस पे तो घूम ही रही है, सर्कुलेटरी तो है, बट साथ में यूनिफॉर्म भी है। फिर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो ये मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है ट्रैवल करेगा, अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करेगा, अलग अलग डिस्टेंस, टाइम भी अलग हो सकता है। तो टाइम कुछ और ले रहा है, डिस्टेंस कुछ और कवर कर रहा है, तो इसमें इसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तो एग्जाम्पल भरे पड़े हैं चारों तरफ। आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, आप जितनी देर में पहुंच सकते हो हमेशा उतनी स्पीड से नहीं चलाते ना। 10 मीटर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 15 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। और मान लीजिए आप लेट हो रहे हैं तो पहले 10 मिनट में मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, लास्ट के 10 मिनट में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहे हैं कार। तो वो सब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ ट्रेन। जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होगी धीरे धीरे चलती है, फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाती है, फिर बीच में कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो फिर स्पीड स्लो, फिर वो रुक जाती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तो एग्जाम्पल्स भरे पड़े। अब ये वाला ग्राफ है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब आपको इसको रटने की ज़रूरत थोड़ी है, आप ऐसे करके डाल के देख लो। एक पहले मिनट में क्या हो रहा है, पहले मिनट में क्या हो रहा है, कितना डिस्टेंस है, 10 पे पहुँचे क्या हम, नहीं, 10 से कम है, 8 कुछ होगा। फिर हम देखेंगे दूसरे मिनट में क्या हो रहा है, दूसरे मिनट में जाके कहीं कुछ 11 पे आ रहा है, तीसरे मिनट में क्या हो रहा है, देखो। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा, और ग्राफ की लाइंस देख के भी आपको पता चल रहा है। पहले ये, फिर ऐसे एकदम से स्पीड बढ़ी, फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर थोड़ी कम हो गई, फिर थोड़ी स्टेडीली चलती जा रही है। कैसे चल रही है आपने देख लिया, इस तरफ टाइम प्लॉट है, इस तरफ डिस्टेंस प्लॉट है। टाइम डिस्टेंस, तो ये स्पीड का ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से आपको देख के पता चल जाएगा कि ये किस तरीके के मोशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इसमें तो कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, अभी तो हम स्पीड की बात कर रहे थे। स्पीड क्या है, स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है, ये बता दो। अभी तक तो समझ में आ गया होगा, अपने माइंड में ही देख लो क्या है, समझ में आ गया होगा ना अब तक तो फिर अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस है वो उस किस रेट से चेंज हो रहा है, उसको हम वेलोसिटी कहेंगे। ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज स्पेसिफाइड। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी लेंगे, इसमें फाइनल वेलोसिटी लेंगे बाय 2, मतलब u प्लस v बाय 2 कर देंगे। u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है।
और बाय 2 कर दिया हमने, तो आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ रहे हैं हम ये क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, अब वेलोसिटी तो ठीक है, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पहले बार इतना डिस्टेंस आ जाता है, दूसरी बार बी से सी पहुंच जाता है, सी से डी पहुंच जाता है। अब एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कितनी गति से बदल रही है, अभी तो हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, इतना इतना दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट इतने देर में, वो वेलोसिटी है, ठीक है। स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, स्पीड का वेक्टर उसमें लगा दो डायरेक्शन भी, तो बन जाएगी क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का भी चेंज हो रहा है, मतलब हमने स्टार्ट किया अपनी गाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए 100 पे पहुंच गए, तो क्या कर रहे हैं हम, एक्सेलरेट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हम अपने वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। फिर जैसे ही हमने देखा कि भैया यहाँ पर तो कैमरास लगे हुए हैं हाई स्पीड के, हम जल्दी से उसको कम करेंगे, डिसलरेट कर देंगे उसको, गाड़ी को, मतलब वेलोसिटी को कम कर देंगे, वेलोसिटी को बढ़ा देंगे। फिर हमें समझ में आएगा अच्छा ये खाली रोड है, इस पर कोई कैमरा नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, फिर हम दौड़ा देंगे गाड़ी को। ऐसा करते हैं ना, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट आई कैन नॉट सजेस्ट, ऐसा करना नहीं है, जहाँ पे जो स्पीड लिमिट है उसी को फॉलो करना है। यू शुड बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। आप सब लोग गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाले हैं, तो यू हैव टू बी अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑलवेज, ठीक है, इसमें कोई थ्रिल नहीं है। तो फिर हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है। आपको जब समझ में आ जाएगा कंसेप्ट कि ये होता क्या है, तो आपको अपने आप से पता चल जाएगा कौन सी स्केलर होगी कौन सी वेक्टर। देखो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो, इट इज डिनोटेड बाय ए। एक्सेलरेशन को हम ए लिखते हैं। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड डेरिवेशन ऑफ पोजिशन with respect to time and it is the first derivation of velocity with respect to time, मतलब कि with respect to time जो होता है, पोजीशन जो होगी, जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी चेंज होती रहेगी। और अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो चेंज होती रहेगी इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है भाई, चेंज इन वेलोसिटी पर अगर हम उसको टाइम के केस में बात करते हैं, तो ए क्या है, v, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, यही है। इधर हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने किसकी बात की थी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसमें हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे थे, तो हमने v प्लस यू बाय 2 किया था। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। t इसमें क्या है, टाइम है, t इसमें टाइम है, v इसमें फाइनल वेलोसिटी, u इसमें इनिशियल वेलोसिटी। तो जो फाइनल वेलोसिटी थी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, उसमें से माइनस करके उसको जितना टाइम टेकन था वो हम निकाल लें, उससे डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, कितना हमने गाड़ी को एक्सेलरेट किया, मतलब किसी भी चीज़ को, नॉट ओनली गाड़ी। फिर एक्सेलरेशन कितने तरीके का हो सकता है, तो एक्सेलरेशन जो हो सकता है वही बात हो गई, क्योंकि ये भाई वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं ना, तो फिर ये यूनिफॉर्म की बात भी करेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्मिटी की भी बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है एक्सेलरेशन, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है। क्या होता है ये, देखो जब सर्कुलर मोशन होता है वेयर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट सिंस द डायरेक्शन इज चेंजिंग, तो वेलोसिटी चेंज होती है एंड बॉडी इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। जैसे कि आप फैन की स्पीड ही बोलो, 1 में कर दिया, फिर आपने 2 में कर दिया, 3 में कर दिया, 4 में कर दिया, 5 में कर दिया, तो एक्सेलरेट कर रहे हो ना आप उसको, और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। एक पंखे की पोजीशन यहाँ से यहाँ, 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 रिपीट तो हो रही है ना, बार बार चेंजिंग पोजीशन हो रही है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि एवरेज है उसमें हम कैसे निकालेंगे उसको, एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा जिस भी टाइम फ्रेम में हम इसको निकालेंगे, तो उसमें क्या बात करेंगे हम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। देखो ये क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं आपको इसके मैथमेटिकल सवाल लेके नहीं पढ़ाऊंगी, मतलब आई वोंट टेक क्वेश्चंस ऑफ दिस लाइक स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन बोलोगे तो क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे ये चैप्टर समझने के बाद। तो इस चैप्टर में क्या हो रहा है, इस चैप्टर में हम साइंस पढ़ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस क्या है उसकी साइंस,
इसका जो सवाल है इस चैप्टर में भी आएंगे, साइंस में भी है, बट इसके जो एक्चुअल सवाल आप करोगे वो आप मैथ्स में करोगे। फाइन। तो एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये क्या थी, इनिशियल फाइनल, फाइनल इनिशियल, और फिर t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा t, डेल्टा मतलब डिफरेंस। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कैसा ग्राफ बनेगा, टाइम है, ये एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आपने यहाँ पे स्पीड बढ़ाई, उतनी रखी स्पीड, आपने स्पीड बढ़ा के ऊपर पहुंचा दी, ठीक है। ये था एक्सेलरेशन की बात। अब हम बात करते हैं मोशन कैसे विजुलाइज करते हैं। मोशन विजुलाइज, जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करता है चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो लीनियर वेरिएशन क्या होती है, लीनियर वेरिएशन होती है यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन लीनियर वेरिएशन इंप्लाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर लाइन स्ट्रेट है, लीनियर है, तो यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, नॉन लीनियर है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है। स्लोप जो होता है वो किसकी बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं। ये हम ग्राफ पढ़ना सीख रहे हैं, अगर हम इस ग्राफ को पढ़ेंगे तो हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म है तो लीनियर रहेगी वेरिएशन, नॉन यूनिफॉर्म है तो नॉन लीनियर रहेगी। स्लोप जो होगा वो स्पीड बताएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर है तो ओ ए अगर इम्प्लाई कर रहा है, ये देखते चाहिए, ओ ए क्या है, ओ ए बी सी, तो ओ ए जो इम्प्लाई कर रहा है ये वाला स्लोप ऊपर जा रहा है, देखो ओ ए क्या इम्प्लाई कर रहा है, ओ ए इम्प्लाई कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट स्पीड एज द स्लोप इज कांस्टेंट, ठीक है। क्या बता रहा है, देखो ये क्या है, टाइम, 1 सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर। क्या हो रहा है, स्पीड सेम रह रही है, हर 1 सेकंड में सेम टाइम चल रहा है वो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ए से बी के बीच में देखो सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस उसी पे अटक गया 10 पे, मतलब यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी को रोक लिया, अगर गाड़ी की बात हो रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, वापस ए बी इम्प्लाइज द बॉडी इज एट रेस्ट एंड द स्लोप इज 0, और बी टू सी जब आ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, नॉन यूनिफॉर्म, बी टू सी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है दिखा रहा है। ओके, आगे फिर नेक्स्ट उस सेकंड में क्या हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये वापस यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसने दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये कौन सा ग्राफ था, ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ये वाला। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा है, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, शो द चेंजेस इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी एक तरफ पे प्लॉट कर दी, एक तरफ पे टाइम। स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन बताएगा, है ना, और एरिया जो होगा कर्व के अंडर वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। अभी ग्राफ पे देखेंगे, लाइन पैरेलल टू एक्सेस जो होगी वो इंप्लाई करेगी कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले तो इसी को देख लो, ये देखो, ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। अब ये देखिए ओ से लेके ए तक देखिए, ये ऐसे जा रही है सीधी लाइन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, बढ़ रहा है कॉन्स्टेंटली, फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पे आके मान लीजिए 0 से आपने स्पीड बढ़ाना, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, तो 0 से आपने स्पीड बढ़ाना शुरू करते 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 आपने 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ले आए, फिर आपने यहाँ पे छोड़ दी, 8 किलोमीटर पे ही चला रहे हो अब आप, क्योंकि अगर आपने 8 से नीचे लाओगे, यहाँ तक आपने 8 किलोमीटर, फिर आपने देखा कि अब ब्रेक लेने पड़ेंगे, तो आपने 8 से कम पे गिराना शुरू कर दी, कांस्टेंट डिसेलरेशन। यही इस ग्राफ में बताया गया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओ ए क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ए बी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, बी सी क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, आपने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को मेंटेन कर लिया, अब आपने और स्पीड बढ़ाई नहीं। कांस्टेंट रिटार्डेशन का मतलब क्या है, आपने उसको, सामने आपको कुछ दिखाई दे गया, आपने उसको गाड़ी की स्पीड को कम करना शुरू कर दिया है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट
डिसेलरेशन शुरू हो गया, आपकी गाड़ी की स्पीड देखो यहाँ पे 0 पे आ जाएगी, दोबारा वेलोसिटी की बात हो रही है ना, 0 पे आ जाएगी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। ये सारे ग्राफ्स मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, आपको ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि इस ग्राफ को आपको किस तरीके से पढ़ना है। फिर हम अगर इक्वेशन की बात करें, इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो मोशन जो होता है एक ऑब्जेक्ट का मूविंग एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब विद द 3 इक्वेशन। तो हमें ये 3 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। v मतलब फाइनल वेलोसिटी है, ये u जो होती है वो इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस a क्या था, एक्सेलरेशन था। v2 माइनस u2 इज इक्वल टू 2as और s इज इक्वल टू मतलब s मतलब डिस्टेंस सॉरी स्पीड, ut प्लस at2। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हैं 3, ये हमारे को दिए गए हैं, हमारी बुक में हमको पढ़ाए गए हैं। हम इससे रिलेटेड सवालों को सॉल्व करेंगे क्योंकि हम तो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो अगर आप स्कूल स्टूडेंट होते तो आपको ये वाले सारे सवाल सॉल्व करने पड़ते, बट हमारे जो MCQs आते हैं या हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं 1 डे एग्ज़ाम में इसमें, तो उसमें इससे रिलेटेड ये वाले सवाल नहीं पूछे जाते इन 3 इक्वेशन से। ठीक है, तो बाकी सवाल उसमें पूछे जाते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ग्राफ रीड करना, ये सब ज़रूर पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं अब डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो जब भी बॉडी स्टार्ट विद सम इनिशियल नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से, गाड़ी को आप स्टार्ट करोगे तो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से ही स्टार्ट होगी, इनिशियल नॉन ज़ीरो वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई उसकी आप स्टार्ट करोगे कुछ एट ए एंड गोज टू बी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। हम कौन से ग्राफ को रीड कर रहे हैं, इस ग्राफ को रीड कर रहे हैं। ठीक है, इस ग्राफ को हम रीड कर रहे हैं। ये देखो, ये हमने स्टार्टिंग की वेलोसिटी ले ली, इतनी कुछ हमने इसको u रख लिया, तभी तो हम उसी पे तो स्टार्ट करेंगे, उससे हमने स्टार्ट किया। ये टाइम का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होता जा रहा है, ये इससे हमने स्टार्ट किया। ठीक है, ये वाला इधर, ये d है, b है, c है, ये v है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया था, ये हम फाइनल वेलोसिटी पे पहुँच गए। तो इस ग्राफ को हम रीड कर रहे हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ए ने जो स्टार्ट किया था एक नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट किया था और गोज टू बी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो हम ग्राफ को अगर देखते हैं तो जो बी डी है, बी डी क्या है, देखो बी डी क्या है, बी डी ये क्या है हमारी, ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी जो हमारी v है, माइनस डी सी क्या है, डी सी है डी सी, डी से सी, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस सेम है ना, तो डी सी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, डी सी इज इनिशियल वेलोसिटी। फिर अगर हम बात करते हैं बी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस डी सी, ये देखो बी डी क्या है, बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस डी सी। अब हम जानते हैं, ये देख लीजिए आप, इसको इससे रिलेट करके देख लेना, आपको इसका एक्चुअली आपको स्लोप निकालना है। जो ए है वो स्लोप है बी डी ए डी, और ए डी इज इक्वल टू ओ सी, मतलब ये मैथमेटिकल डेरिवेशन इसके अंदर दिखाया गया है, टाइम टेकन टू रीच पॉइंट बी। अगर हमें पॉइंट बी पर पहुंचने का टाइम निकालना है, टाइम दे रखा है, ये इतना दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है, ये हमारे को दी हुई है इनिशियल स्पीड, ये इतनी जो है हमारी इनिशियल स्पीड है विच इज़ यू, ये जो हमारी टोटल आ जाएगी ये हमारी वी है, यहाँ पे हमने रोका। अगर ये कॉन्स्टेंटली स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है तो ये हमारी एक्सेलरेशन है, ये जो है ये वाली लाइन बताएगी हमको टाइम टेकन कितना है, क्योंकि तो हमने इसको ग्राफ पे प्लॉट कर रखा है। अगर आपको सिर्फ ऐसे ग्राफ मिल जाता है तो आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको इसमें से किस तरीके से आप इस ग्राफ को रीड करेंगे और किस तरीके से आप जो है इस ग्राफ को ये बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हमको ये मिल जाएगा, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनको हम रीअरेंज करके वो जो 3 इक्वेशंस हमने बात किया था उनको हम सॉल्व कर सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। सेम इसमें फिर सेकेंड ग्राफ दिखाया गया है, डेरिवेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें फिर से दिखाया गया है, ये वाला देखिए वही है, सेम ग्राफ है। अगर एक बॉडी स्टार्ट होती है सम इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी से ए से और गोज टू बी विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो भी इसमें एक डिराइव करके ये वाली इक्वेशन को दिखाया गया है कि ये इक्वेशन कैसे आती है, 1/2 है ये। ठीक है, तो इसमें आपको ये इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके दिखाया गया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस पूरे को पढ़ लेना, ये वाले 2 स्लाइड्स को,
और आपको इसका डेरिवेशन समझ में आ जाएगा अगर कोई स्कूल स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देख रहा है तो इसी तरीके से ये थर्ड इक्वेशन को भी सॉल्व करके दिखाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों आप देख सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, हमें पढ़ना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट जो होता है सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन में रहता है। सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अर्थ या फिर कोई भी और प्लैनेट्स जो कि चक्कर काट रहे हैं सन के चारों तरफ। उसमें क्या होता है, वेलोसिटी इज चेंजिंग एज डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। अगर आपसे ये पूछा जाए, यहाँ पे आप ध्यान से सुन लो, अगर आपसे अर्थ के केस में बात की जाए, क्या स्पीड जो है उसकी रिवॉल्यूशन की चेंज हो रही है? नो, स्पीड तो सेम रह रही है ना, तभी तो वो सेम टाइम पे चक्कर काट रही है सन के चारों तरफ। लेकिन क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? यस, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। अगर एक सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ घूम रही है, मान लीजिए ये सन है और ये हमारी अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काट रही है, तो उसकी डायरेक्शन तो बदल रही है, तो वो वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा इस स्लाइड से। तो अगर आपके एग्जाम में कोई ऐसा स्टेटमेंट रहता है कि व्हेन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो इसकी जो वेलोसिटी है इट इज कांस्टेंट, तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट रहेगा? हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। फिर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब बॉडी एक फॉलो करती है सर्कुलर पाथ तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। जब बॉडी मूव करती है कांस्टेंट स्पीड से अलोंग अ सर्कुलर पाथ तो हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट है स्पीड, लेकिन वेलोसिटी बदलेगी, तो स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। तो बस इस स्लाइड से आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है इस पर्टिकुलर स्लाइड पे कि ये जो है वेलोसिटी और स्पीड के बीच में डिफरेंस होता है। अगर सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। अगर लीनियर मोशन की बात हो रही है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं, लीनियर मोशन होगा तब नहीं होगी। तो अगर एक पार्टिकल जो है अगर सर्कल में घूम रहा है तो फिर क्या होगा, इट मस्ट हैव सम एक्सेलरेशन एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर विच इज मेकिंग इट मूव अराउंड द सेंटर। So since the acceleration is perpendicular to the velocity of a particular particle at every instance, it is only change in the direction of velocity and not magnitude, and that's why the motion is uniform circular motion. ठीक है। एक्सेलरेशन जो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा और रेडियल। देखो ऐसे अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो एक सेंट्रीपिटल होती है जो टूवर्ड सेंटर लगती है, सेंट्रीफ्यूगल जो होती है वो अवे फ्रॉम सेंटर होता है। तो सेंट्रीपिटल मीन्स टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये रेडियल एक्सेलरेशन, एंड फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल दो टर्म्स होती हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। फ्यूगल मतलब अवे फ्रॉम सेंटर और ये टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, तो भाई हमने जान लिया सर्कुलर मोशन में जो कि यूनिफॉर्म है तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी, जो एक्सेलरेशन होगा टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा और वो भी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेगा। अगर मास है पार्टिकल का m और तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दैट f इज इक्वल टू ma। ये मोशन का सेकेंड लॉ है। लॉ के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्या इस चैप्टर में, देखते हैं। तो f इज इक्वल टू ma। तो अगर f जो है मास, अगर m जो है मास है पार्टिकल्स का और हम जो है बात करते हैं f इज इक्वल टू ma, इसमें m क्या है, मास, a इज एक्सेलरेशन, f इज फोर्स। दिस इज नॉट अ स्पेशल फोर्स, एक्चुअली फोर्स लाइक टेंशन और फ्रिक्शन मे बी कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। व्हेन द व्हीकल टर्न्स ऑन द रोड it is the frictional force between tires and ground that provides the required centripetal force for turning। सेंट्रीपिटल फोर्स जो हम बात कर रहे थे टूवर्ड्स द सेंटर थी। मान लीजिए ऐसे रोड है और एकदम ऐसे आ गया तो हमारी जो कार ऐसे घूमेगी तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही इसको जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको फोर्स देगी इस तरफ घूमने का। ठीक है, तो ये उस चीज़ की बात हो रही है जिसमें हम F इज इक्वल टू ma की बात कर रहे हैं। तो अगर एक पार्टिकल जो है मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
तो क्या होगा, इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी चेंज होगी एवरी सेकंड में, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और रेडियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा ओमेगा 2r। सो हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होते हैं उसमें टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है इज द वेक्टर सम ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये कुछ दो तरीके के एक्सेलरेशन की यहाँ पे बात हो रही है, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम मुझे लगता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम सिर्फ उन्हीं उतना ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फिर अब आप इस नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं मोशन के एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अगर एग्जाम्पल की अब बात करते हैं तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, फ्रॉम द अर्थ में जो है वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो अर्थ जो है बाकी सैटेलाइट्स के ऊपर लगा रही है, उसी की वजह से जो सैटेलाइट है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन कर पाता है और अर्थ के साथ एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करके उसके चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जो मोशन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, आपने एटम का स्ट्रक्चर देखा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ घूम रहे हैं वो भी एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल, अगर आपने पवन चक्की देखी है तो पंखा जो देखा है आपने, तो मतलब इन सब का जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमता रहेगा। घड़ी की सुई, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है मोशन के। तो ये जो चैप्टर था, दिस चैप्टर वाज अबाउट मोशन। तो ये जो चैप्टर था ये फिजिक्स का चैप्टर था। इस चैप्टर में आपने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से अलग है, स्पीड वेलोसिटी से अलग है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिसेलरेशन क्या होता है, और इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने 3 डेरिवेशंस भी देखे जिसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें उससे रिलेटेड साइंस को हम पढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जिस किसी को इंटरेस्ट है वो उसमें जाके डिटेल में पढ़ ले। तो जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने वो पढ़ने की कोशिश की है। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इस क्लास का वो भी फिजिक्स का ही चैप्टर होगा, विच इज़ रिलेटेड टू मोशन ओनली, जिसमें हम लॉज पढ़ेंगे और ज़्यादा आगे लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।